नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं कोई भूगोल या इतिहास की कक्षा यहाँ पर आयोजित नहीं करूँगा। मैं अपने विषय में बात करूँगा। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोगों को मोटिवेशन चाहिए होता है, प्रेरणा, मोटिवेशन, जोश, जुनून कैसे आए, कहाँ से आए। अक्सर लोग मैं देखता हूँ कि सफल लोगों में मोटिवेशन ढूंढते हैं। प्रेरणा एक ऐसी वस्तु है जो हमेशा एक महान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होती है, और अक्सर मैं देखता हूँ कि इसे लोग सफल व्यक्तियों में ढूंढने का प्रयास करते हैं। सफल व्यक्ति कभी भी आपको वो प्रेरणा नहीं दे सकता है जो कि एक असफल व्यक्ति दे सकता है। आपके सामने मैं इसीलिए आज हाजिर हुआ हूँ। मैं एक असफल फेल्योर व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं आज का वीडियो ये डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि असफलता क्या होती है और इससे कैसे जीत हासिल की जा सकती है। असफलता से जीत हासिल करने का तरीका मेरे पास है। क्यों? क्योंकि मैं इतनी बार असफल हुआ हूँ, और उसके परिणाम स्वरूप मैं आपको वो रहस्य बता सकता हूँ कि एक सफल व्यक्ति आपको कभी भी नहीं बता सकता। आप 1000 सफल व्यक्तियों के पास से होकर चले आइए, वो रहस्य एक सफल व्यक्ति आपको बता ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसने असफलता की कड़वाहट कभी झेली ही नहीं। जिस व्यक्ति ने कभी असफलता की कड़वाहट नहीं झेली, वो व्यक्ति कैसे बता सकता है कि सफल होने का रहस्य क्या है? क्योंकि वो तो पहली बार में सफल हो गया, और आप तो बार बार असफलता से जूझते हैं। मैं भी बार बार असफलता से जूझता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं सफल रहा हूँ, क्योंकि सफल होने की परिभाषा मुझे नहीं पता है कि सफल होने की परिभाषा होती क्या है। सबकी नज़रों में सफल होने की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं होती है। मैं सफल हूँ या असफल, ये दुनिया बताएगी। ये परिभाषित होने वाला मैं कौन होता हूँ। लेकिन इतना तो सक्षमता मैंने हासिल ही कर ली है कि मैं ये बता सकूं कि असफलता होती क्या है। तो अगर सफल होना है तो असफलता को जान जाइए, और ये बताने के लिए मुझसे बेहतरीन व्यक्ति आपके सामने हो भी सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आपकी इस छोटी सी दुनिया में मैं एक बेहतरीन व्यक्ति हूँ जो कि बता सकता हूँ कि असफलता क्या होती है, ये कितना कष्टदायक होती है, और इस असफलता से पार पाना कितना सुखदायक हो सकता है। ये सब कुछ मैं आपको बता सकता हूँ। ये सब कुछ मेरे पास है। मैं एक बहुत ही औसत छात्र रहा हूँ, बहुत ही औसत। यूकेजी से लेकर हाई स्कूल और इंटर पास करने तक मेरे क्लास का हर बच्चा मेरे से आगे होता था। हर क्लास का बच्चा मेरे, चाहे मैं कक्षा 7 में पढ़ता रहा हूँ, चाहे 8 में पढ़ता रहा हूँ, चाहे 9 में, चाहे 10 में, चाहे 11 में, चाहे 12 में, हर लड़का मेरे सामने सीना ठोकता था कि मैंने तुमसे ज़्यादा नंबर हासिल किया। मैंने हमेशा कम नंबर हासिल किया है। किसी भी क्लास में पढ़ा हूँ, मैंने इंटर पढ़ा हो, ग्रेजुएशन पढ़ा हूँ, हर क्लास में मैंने कम नंबर हासिल किया है। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैंने कम नंबर हासिल किया, क्योंकि मैंने उन्हीं असफलताओं से जीवन जीने का तरीका सीखा है। शायद मैं हर क्लास में अव्वल होता और सफल होता, जीवन जीने का तरीका शायद मैं नहीं सीख पाता। इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा मैं एक फेल्योर व्यक्ति रहा। सॉरी, जीवन क्या है? एक निश्चित अवधि के लिए है। हमारी कुछ सांसें हैं जो कि निश्चित हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हमारी सांसें थम जाएंगी और हम वहीं पर रुक जाएंगे। असफलता हमें जो सिखा जाती है वो सफलता कभी भी नहीं सिखा सकती, कभी भी नहीं। और इसलिए हमेशा ईश्वर को धन्यवाद करिए कि ईश्वर ने आपको बार बार असफल होने का मौका दिया। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, और आप मुझे अगर देख रहे हैं तो आप भी ऐसा महसूस करिए कि ईश्वर ने आपको बार बार ये मौका दिया कि आप बार बार असफल हुए। मेरा मानना है कि असफल होने वाला बंदा ही वास्तव में अल्लाह का बंदा होता है, ईश्वर का बंदा होता है। आप अगर बार बार असफल हो रहे हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है। बशर्ते सिर्फ एक शर्त है, सिर्फ एक शर्त, कि आपने प्रयास करना नहीं छोड़ा हो। आपने प्रयास करना नहीं छोड़ा हो। आपने कभी भी जिंदगी में हार नहीं माना हो, कभी भी नहीं। मैंने कभी भी जिंदगी में हार नहीं माना। मैं कक्षा 5 में 3rd क्लास आया, कक्षा 9th में 3rd क्लास आया, मैं हाई स्कूल में फिर से 1st क्लास आया, मैं इंटर फाइनल एग्जाम में फिर से 2nd क्लास आया, मैंने ग्रेजुएशन फिर से 3rd क्लास पास किया। जी हाँ, मैं स्नातक तृतीय कक्षा में 3rd क्लास पास हूँ, 3rd क्लास पास हूँ मैं स्नातक।
हमेशा पिछड़ा रहने के लिए मैंने न केवल अपने परिवार की बल्कि इस समाज के भी ताने सुने हैं। हमेशा लोग मुझसे प्रश्न करते थे कि परिणाम आ गया, कौन सा डिवीजन पास किए हो? मैं कहता था सेकंड। स्नातक का रिजल्ट आया, लोगों ने पूछा कौन सा डिवीजन पास किए हो? मैं कहता था थर्ड। लोग बहुत ही कुटिल मुस्कान मुस्काते थे, तरस खाते थे मुझ पर। मुझे नहीं पता था कि तरस खाते थे या हंसते थे या गुस्सा होते थे, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने कभी भी अपनी नज़रों में खुद को नीचा नहीं होने दिया, कभी भी नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि मेरी जिम्मेदारी और मेरा उत्तरदायित्व कभी भी इस समाज के प्रति नहीं था। मेरा उत्तरदायित्व दो लोगों के प्रति था, एक खुद के प्रति और दूसरा उस ईश्वर के प्रति। कभी भी मैंने इस समाज की बातों को सुनकर डिमोरलाइज नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। जिंदगी एक निश्चित अवधि के लिए मिली है। इस समाज, नाता, रिश्ता, इसकी बातें सुनकर कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी आपकी खुद की है और अपनी ज़िंदगी के लिए आप दो लोगों के प्रति उत्तरदायित्व हो, एक ब्रह्म और एक आपकी आत्मा, खुद के प्रति और एक ईश्वर के प्रति। इसके अलावा आप किसी की भी बात से डिमोरलाइज नहीं हुआ करिए। जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है। और जिंदगी सिर्फ नौकरी पाने के लिए भी नहीं मिलती है। जिंदगी का जो सर्वोच्च होता है, जो सर्वोत्कृष्ट होता है, जो सर्वोत्तम होता है, वो सिर्फ एक नौकरी नहीं होती है। ये मेरा अपना मानना है। मैं खुद एक सरकारी नौकर हूँ, मैं एक नौकरी कर रहा हूँ और मैं जिस स्तर की भी नौकरी कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ी नौकरी तो नहीं है, लेकिन मैं अपने परिवार का और अपना पेट आज पाल सकता हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक नौकरी करना कभी भी एक इंसान का सर्वोत्तम लक्ष्य नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। इंसान का सर्वोत्तम लक्ष्य होता है खुद को पहचानना। खुद को पहचानने के लिए ही आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप अपने रूम में बंद होकर 24 में से 18 घंटे निकालने का प्रयास करते हैं। मुझे पता है क्यों पता है? मुझे कैसे पता है? क्योंकि ये प्रयास मैं कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। मैं 24 में से नौकरी करते हुए भी मैं प्रयास करता हूँ कि 18 घंटे में पढ़ाई के लिए निकाल सकूँ। क्या ये नौकरी के लिए है? नहीं। मैं कभी भी अपना समय सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं निकालता। मैं अपना समय आपको भी देता हूँ, मैं अपना समय परिवार को भी देता हूँ। इसके बावजूद मैं नौकरी भी करता हूँ, इसके बावजूद मैं पढ़ता भी हूँ। आपके लिए मैं पढ़ता भी हूँ और खुद के लिए भी पढ़ता हूँ। ये सारा प्रयास मेरा जो मैं आज कर रहा हूँ, ये सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। नौकरी तो इस जीवन का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है। एक कहावत है कि जब आप पैसे के पीछे भागेंगे कि तो पैसा आपके पीछे कभी भी नहीं आएगा। आप अपने अंदर वो हुनर पैदा कीजिए, अपने अंदर वो योग्यता पैदा कीजिए। आप जिस दिन अपने अंदर योग्यता पैदा कर लेंगे, हुनर पैदा कर लेंगे, पैसा आपके पीछे भाग कर आएगा। क्यों नहीं आएगा? जीने के लिए कितना पैसा जरूरी होता है? सम्मान के साथ इस जिंदगी को जीने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है। कितना पैसा चाहिए आपको? सबसे जरूरी पैसा नहीं है, सबसे जरूरी है अपनी नजरों में सम्मान के साथ इस जीवन को बिता देना। अपनी नजरों में, सबसे पहले अपनी नजरों में, उसके बाद समाज की नजरों में। जिस दिन आप अपनी नजरों में ऊंचा उठ गए तो समाज की नजरों में उठना 100% तय है। और ये समाज अगर आपको गिरा भी दिया तो आप सुनिश्चित कर लीजिए कि अपनी नजरों में आप हमेशा ऊंचा उठकर रहेंगे। क्यों? क्योंकि वही सेंटेंस में फिर से दोहराऊंगा कि आप इस जिंदगी में दो लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं, या तो खुद के लिए या तो ईश्वर के प्रति। आप ये पढ़ाई कभी भी नौकरी के लिए मत करिएगा। नौकरी एक बहुत ही छोटा लक्ष्य होता है। ज्ञान में वो वस्तु है जो कब आपको रसातल से उठाकर आसमान में पहुंचा देगी, आपको पता नहीं चलेगा। ज्ञान ही वो वस्तु है जो जानवर से इंसान बनाना सिखाती है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के राह में कभी भी नौकरी का मुंह नहीं ताकना चाहिए। वास्तविक ज्ञान वो नहीं है जो किताबों में छिपा हुआ है। वास्तविक ज्ञान कुछ और रहता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि तत्व ज्ञान तो कुछ और है, लेकिन इतिहास भूगोल की जानकारी के बिना तत्व ज्ञान भी इंसान को सर्वोत्तम नहीं बना सकता है। तत्व ज्ञान कुछ और है, लेकिन महात्मा गांधी ने भी कहा कि इतिहास भूगोल की जानकारी के बिना आप एक सर्वोत्तम मनुष्य नहीं बन सकते। अगर आप अपने इतिहास को नहीं जानते हैं, अगर आप अपने भूगोल को नहीं जानते हैं, आप अपने देश के भूगोल को नहीं जानते हैं,
जिस देश में पैदा हुए आप उसके इतिहास को नहीं जानते हैं? कितनी बुरी बात है ये सिर्फ नौकरी प्राप्त करने के लिए इसे जानना जरूरी नहीं है। एक नागरिक के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे, एक इंसान के तौर पे जिस देश में आप जन्म लिए हैं उसके इतिहास भूगोल को जानना बहुत ही जरूरी होता है। हम इस धरती पर रहते हैं, इस ग्रह पर रहते हैं, इसके विषय में हम इसलिए जानकारी हासिल कर रहे हैं क्योंकि हम एक नौकरी प्राप्त कर सकें। कितनी छोटी बात है, ऐसा सोचना तत्काल छोड़ देना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि हम इतनी सारी पढ़ाई इस धरती पर रहने के लिए, इस धरती पर हम रह रहे हैं, इसके विषय में जो भी जानकारी हासिल कर रहे हैं, क्या सिर्फ एक नौकरी प्राप्त करने के लिए? मैं एक माध्यम बना हूँ, मैं एक कारक बना हूँ, मैं इस धरती से जुड़ी तमाम बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ। अभी मैं भूगोल विषय पढ़ा रहा हूँ, भूगोल विषय के द्वारा मैं तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं ये सोचकर कतई नहीं पहुँचाता हूँ जानकारियाँ कि आपको एक नौकरी मिल जाए। मैं हमेशा एक श्रेष्ठ मनुष्य बनने की तरफ अग्रसर रहा हूँ। मैंने हमेशा अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। मैं हमेशा आलोचनाएं भी झेलता हूँ। मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, उन कमियों को लेकर मैं दूर करने का भी प्रयास करता हूँ। मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि लोगों में भी बहुत सारी कमियां हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग ज्ञान हासिल करें, इसलिए नहीं चाहता हूँ कि ज्ञान हासिल करें ताकि उन्हें नौकरी मिल जाए, क्योंकि मनुष्य में बहुत सारी कमियां हैं। जीते जी जब तक साथ से चलती रही उन कमियों को दूर कर लिया जाए, इससे बेहतरीन बात हमारे लिए क्या हो सकती है? क्योंकि हम एक मनुष्य हैं, हम एक नौकर नहीं हैं, न सरकारी नौकर और न ही प्राइवेट नौकर। हम एक मनुष्य हैं। हमारा पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि पहले हम एक मनुष्य बन जाए। मैं अपने विषय में थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। मैंने हमेशा बताया कि मैं एक थर्ड क्लास पास व्यक्ति रहा हूँ। मैं कभी भी एक अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा। मैंने ग्रेजुएशन पास किया था, स्नातक था मैं। स्नातक पास करने के बाद मैं एकदम निठल्ला व्यक्ति था, कुछ भी ज्ञान नहीं था मेरे पास। जब मैं स्नातक कर रहा था तो मेरे अंदर एक हॉबी पैदा हो गई थी जिम करने की। मैं जिम करता था, सुबह में 3 घंटे जिम करता था और शाम को 2 घंटे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं 24 घंटे में से 5 घंटे जिम में बिताता था। पता नहीं क्या उसमें धुन लगी थी, उम्र ही कुछ ऐसी थी। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उसमें मेरे पिताजी इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड थे। मेरे पिताजी इंग्लिश में एचओडी थे और मैं उनका छात्र था। मेरा विषय भी स्नातक में इंग्लिश हुआ करता था। जब वो पढ़ाते थे मैं जिम में हुआ करता था। मैं उनका क्लास नहीं अटेंड करता था, डेली उनकी डांट सुनता था। किस कदर की डांट होती थी वो बताने लायक नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि एक पिता अगर खुद कॉलेज में पढ़ा रहा, उसका बेटा अगर वो क्लास अटेंड ना करे, उस टाइम वो जिम में हो, तो पिता उससे कैसे डांट पिला सकता है? इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। मैं हमेशा एक औसत छात्र रहा, बहुत भटका हुआ था। मेरे दोस्त भी अच्छे नहीं थे। मैं स्नातक पास किया किसी तरह घिस पीट कर 3rd डिवीजन में। मैंने एक सरफरोश मूवी देखी थी। उस समय सरफरोश मूवी आई थी और कुछ दिन पहले आई थी, और सरफरोश मूवी मैंने देखी। उसमें आमिर खान IPS अधिकारी था और वो मूवी देखकर मैं प्रेरित हो गया। इसलिए नहीं कि मुझे IPS ही बनना है, ना ना ना, फिर एक छोटा लक्ष्य। मुझे IPS ही बनना है, ये फिर एक छोटा लक्ष्य है। मैंने बोला ना, जिंदगी में सबसे बड़ा लक्ष्य कोई नौकरी हो ही नहीं सकती है। अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं और एक सच्चा व्यक्ति मानते हैं तो इस संदेश को आज ग्रहण कर लीजिए कि जिंदगी में सबसे ऊंचा लक्ष्य एक नौकरी हो ही नहीं सकती है। सबसे ऊंचा लक्ष्य होता है एक मनुष्य बनना, सर्वोत्तम मनुष्य बनना। और दूसरा ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए समाज की सेवा करना। समाज की सेवा करने के लिए कभी भी एक नौकरी माध्यम, सर्वोत्तम माध्यम नहीं हो सकती। नौकरी एक उत्तम माध्यम हो सकती है लेकिन सर्वोत्तम नहीं। समाज की सेवा करने के लिए, इस दुनिया में कुछ कर गुजरने के लिए नौकरी एकमात्र माध्यम नहीं है। यही कारण है कि मैग्सेसे पुरस्कारों से लेकर नोबेल पुरस्कार तक ये सभी पुरस्कार किसी नौकरी करने वाले को नहीं मिलते हैं। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता था। तो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मैंने सरफरोश मूवी देखी थी, उससे मैं प्रेरित हो गया। इसलिए नहीं कि नौकरी पानी है IPS की, आमिर खान के किरदार से मैं प्रेरित हो गया था। उसके साथ जो अन्याय हुआ उससे उबरने के लिए उसने अपने मन में कुछ प्रतिज्ञा की। तो मैंने स्नातक पास किया था और मेरे अंदर मन में आया था कि मैं तैयारी करना शुरू करूं। मुझे जो है बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं था। मैंने बताया ना, मैं गधा स्टूडेंट था। तो एक गधे स्टूडेंट के लिए कभी बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं हो सकता है।
मैं तो बस सोचा था कि एक नौकरी मिल जाए, कोई भी नौकरी। तो मुंह से निकल गया कि मैं पीसीएस बनूंगा, पीसीएस अधिकारी बनूंगा, मेरे मुंह से निकल गया था। तो मैं सच बता रहा हूँ। तो मेरे बुआ के लड़के आए हुए थे, मेरे बुआ के लड़के आए हुए थे, और उनके सामने मैंने बोल दिया कि मैं पीसीएस की तैयारी करूंगा। टपाक से उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा। मेरे ऊपर उन्होंने हंसा, खूब देर तक हंसा उन्होंने। ऑफकोर्स कोई भी हंसता, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, आप भी हंसते, क्योंकि मैं जिस लेवल का लड़का था, जिम करने वाला, और अपना सिलेबस तक स्नातक का नहीं पता था। आप भी मेरे सामने होते और मैं कहता कि पीसीएस की तैयारी करना होता तो आप मुझे हंसते। मैं आपको भी दोष नहीं दे रहा हूँ अगर आप मुझे हंसते, तो सामान्य सी बात है। तो मुझ पे हंसे और मुझसे पहला सवाल ये किए कि अच्छा बताओ तो कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? मुझे नहीं पता था। तो मैं बहुत देर तक छत ताकता रहा ऊपर। मैंने गलत नाम बताया कि हाँ, भारत के राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर बोला कि महात्मा गांधी हैं। तो चूंकि मैं एक बहुत ही औसत छात्र था, कुछ पता भी नहीं था मुझे, वो मेरे पे बहुत देर तक हंसते रहे। फिर बोले कि भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं। ऐसा करो कि तुम अपने पापा से बात कर कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करो, कोई दुकान चलाओ या कोई और बिजनेस स्टार्ट करो। पढ़ाई लिखाई और तैयारी करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। I'm sorry, मुझे हंसी आ रही है बार बार, इसलिए हंसी नहीं है कि उन्होंने छोटी बात की थी या कुछ गलत बात की थी, मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही है। क्योंकि उन्होंने उस दिन कहा था कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हो, तुम नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हो या तुम अधिकारी नहीं बन सकते हो। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि तुम पढ़ नहीं सकते हो। मैंने तुरंत एक झोला उठाया और इलाहाबाद निकल गया। बनारस रहता था, मेरा घर बनारस था, मैं इलाहाबाद निकल गया। इलाहाबाद में 4-6 महीने जूझा। वहाँ पे इलाहाबाद में एक लॉज में, मैंने अल्लाहपुर में एक लॉज लिया, इलाहाबाद के अल्लाहपुर में, और 4-6 महीने में जूझता रहा। कैसे जूझा? तरीका ये था कि एक रूम ले लिया, मुझे पता नहीं था क्या पढ़ना है। तमाम गुरु लोग मिल गए जो लॉज में रहते थे, सीनियर, उन्होंने मुझे ढेर सारी एनसीईआरटी किताबें बताई। अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छे लोग थे, और मुझे तमाम सारी एनसीईआरटी किताबें बताई। मैंने पूछा कि संविधान में क्या पढ़ा जाए, तो उन्होंने कहा डीडी बसु ले लो। अब एक औसत लड़का जिसे भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम पता हो, नहीं पता हो, वो डीडी बसु कैसे पढ़े? मैं डीडी बसु भी खरीद लाया। डीडी बसु समझ में आनी नहीं थी क्योंकि वो तो इंग्लिश से हिंदी में अनुवादित किताब है। तो मैं रामशरण शर्मा खरीद लाया। रामशरण शर्मा भी नहीं समझ में आई क्योंकि मैं तो एक बेहद ही औसत छात्र था। मुझे एनसीईआरटी की भूगोल भी नहीं समझ में आई, मुझे एनसीईआरटी की इतिहास भी नहीं समझ में आई। मैं 4-6 महीने पढ़ता रहा और पसीना मेरे चेहरे पे लगातार पढ़ते समय आता रहता था। मैं बहुत घबराता था कि ईश्वर, मेरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, न एनसीईआरटी न किसी बड़े लेखक की किताब। मैं इलाहाबाद आकर कोई गलती कर दिया हूँ क्या? लेकिन मैंने पता है क्या किया? हार ही नहीं मानी, नहीं मानी। एक अदनी सी पतली सी किताब कक्षा 6 की एनसीईआरटी की, उस समय कक्षा 6 में किताब चलती थी भूगोल की, विश्व और भारत कक्षा 6 की। उसमें एक चैप्टर दिया हुआ था, ऋतुएं और मौसम परिवर्तन। उसे समझने में मुझे कई दिन लग गए। छोटा चैप्टर था, मैं समझ ही नहीं पाता था, लेकिन मैंने हार ही नहीं मानी। भूगोल मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, न मेरा हाई स्कूल में कभी सब्जेक्ट था, न इंटर में और न ही स्नातक में। ग्रेजुएशन में भी मेरा सब्जेक्ट कभी भूगोल नहीं रहा है। मैं आप लोगों को भूगोल पढ़ा रहा हूँ। अजीब सी बात है ना, क्योंकि भूगोल में कभी पढ़ा ही नहीं अपने एकेडमिक लाइफ में। भूगोल में जितना भी पढ़ा, इलाहाबाद में पढ़ा, स्नातक पास करने के बाद, या फिर दिल्ली में पढ़ा। ज़्यादातर पढ़ाई मैंने खुद से ही भूगोल की थी। लेकिन भूगोल में मुझे ऐसा कीड़ा जगा, भूगोल के विषय में जानकारी हासिल करने का ऐसा कीड़ा जगा कि मैंने निरंतर भूगोल में प्रयास किया, लगातार। मैं ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस खरीद के लाया, मैं सारी एनसीईआरटी भूगोल की खरीद के लाया, मैं भूगोल की महेश बनवाल खरीद के लाया, और भी बहुत सारी खरीद के लाया किताबें, और लगातार पढ़ता रहा। मैं हमेशा डिस्कवरी चैनल देखने का शौकीन था। यहाँ तक कि मैं किसी चाय वाले की दुकान पर भी बैठता था ना, तो अगर उससे कहता था भैया जरा डिस्कवरी चैनल लगाओ, तो डिस्कवरी चैनल लगाता था, तो उसमें अक्सर भूगोलिक जानकारियाँ देती रहती थी। तो मैं डिस्कवरी चैनल में ज्वालामुखियों के विषय में, समुद्री धाराओं के विषय में, डिस्कवरी में हमेशा रेगिस्तान दिखाते रहते हैं, कोलोराडो का पठार, मेसेटा का पठार,
उसमें हमेशा एक व्यक्ति उतरता है और जीवन से अपने संघर्ष करता रहता है बिना किसी साधन के, अकेला रहता है। तो मैं हमेशा खुद से जूझता रहता था, उसी तरह जिस तरह से वो व्यक्ति कोलोराडो के पठार में, मिनेसोटा के पठार में जूझता रहता था। तो हमेशा भूगोल के विषय में जानकारी हासिल करना मेरा अपना हॉबी रहा। कभी भी मैं इसे नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं करता था, मैं इसे हमेशा इसलिए करता था क्योंकि मैं इस दुनिया और धरती के विषय में जान सकूं। तो इलाहाबाद और दिल्ली में पढ़ाई करते करते उन्हीं एनसीईआरटी की किताबों से जूझते जूझते एक दिन मैंने भूगोल के विषय में वो सब कुछ हासिल कर डाला, वो सारी जानकारियां जो कि मेरे लिए आवश्यक थी बतौर एक इंसान, नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं। आज मैं एक मार्केटिंग इंस्पेक्टर का जॉब प्राप्त कर चुका हूं। मैं जब स्नातक पास किया था तो मैं तो सोचा ही नहीं था कि कोई सरकारी नौकरी भी हासिल कर सकता हूं, कभी भी नहीं सोचा था। आज मैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पे हूँ। बड़ी नौकरी नहीं है, लेकिन मेरे लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी नौकरी है। अगर मेरे सर्टिफिकेट को आप देखेंगे, मेरी एकेडमिक लाइफ को देखेंगे, तो मैं आज उसकी तुलना में बहुत ऊंचे पद पे हूँ। और मैं आज ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपना आशीर्वाद बख्शा, हमेशा बख्शा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप एक सच्चा प्रयास करेंगे, ज्ञान हासिल करने की प्रयास होगी आपके अंदर, तो नौकरी आपके पीछे भाग कर आएगी। नौकरी के पीछे मत भागिए, हमेशा ज्ञान हासिल करते रहिए। नौकरी नहीं भी मिली, मैं गारंटी नहीं देता हूं कि आप मुझसे जुड़े रहे तो नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन अगर नौकरी नहीं भी मिली तो आप एक मेरे अनुभवों के साथ जुड़े रहेंगे। मैं आपको वो चीज़ें शेयर करूंगा जो मैंने बहुत ही लंबे समय काल में हासिल किया है। आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो भले ही आप एक नौकरी ना हासिल कर सकें, लेकिन निश्चित रूप से आप एक बेहतरीन मनुष्य बनेंगे। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप एक बेहतरीन मनुष्य बनने के लिए आपको मेरे से जुड़ना जरूरी है। आप खुद भी प्रयास कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मुझे पता है आप 24 में से 18 घंटे निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम फायदा उठाएं, क्यों ना फायदा उठाएं। अगर कोई व्यक्ति अपनी असफलता की कहानियां आपसे साझा कर रहा हो, मैं बहुत लंबे समय तक असफल रहा हूँ, मैंने जो झेला है बहुत ही बिरले ही झेल सकते हैं। मैंने कभी भी हार नहीं मानी, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ और इसलिए आज आप मुझे सुन रहे हैं। आप मुझे क्यों सुन रहे हैं? क्या मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ? कितने अधिकारियों के नाम आप जानते हैं, बताइए जरा। तो लाल बत्ती लगाए या नीली बत्ती लगाए, कितने अधिकारी को नाम आप जानते हैं?